प्रतीक जी एक बार कंफर्म कर लीजिए यू आर एबल टू शेयर द स्क्रीन. है। या ओके थैंक्स. So friends, good evening to all, and we are welcoming all of you. So we are starting the session in next 1 minute. I am going to introduce our speaker today, प्रतीक जी, और उसके बाद हम ये सेशन चालू करेंगे. सो प्रतीक जी हमें अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जो शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 2-3 महीने से लेके एक एक 1.5 साल तक, 2 साल तक का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर आपका है, तो कौन से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में आज थोड़ा ब्रीफली बताएंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे. सो फ्रेंड्स, प्रतीक जी चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर है आल्ट ग्रोथ करके, आल्ट जिराफ करके जो कंपनी है उसमें. एंड प्रतीक हैज ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस अक्रॉस बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल. And he started his career with Royal Bank of Scotland in Hong Kong with the investment banking and capital allocation team. Led and managed more than 15 investments in mid-market private equity and venture capital. And he is elements of IIM Ahmedabad and NIT Surathkal. So this is all about our speaker today. तो आज के जो हमारे स्पीकर है, he is a very renowned personality in this space, alternate investment space. जो he is also one of the founders of this company. So we are going to start this session now. Pratik ji, the floor is all yours and you can start your presentation now. We are eagerly waiting to hear from you. Thank you Nikunj ji. First of all, apologies to the audience for 2-3 minutes से late के लिए. And whenever anyone has questions, feel free to write them in the chat box or raise your hands, and I'll also take up questions during the presentation, क्योंकि कई बार ये होगा कि स्लाइड पे ही क्वेश्चन है या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, so we can answer them as we go along also. Without further ado, I think a platform where we offer fixed income instruments, and they range from well-rated bonds, and when I say well-rated bonds, they could be AA, AAA, A-rated. प्रतीक जी हो सके तो थोड़ा हिंदी में बात करिएगा. हाँ, sure. Preferred Sure. language it will be Hindi for us. No problem. Yeah, thank you. हम लोग जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं वो 6 से 20% के रेंज ब्रैकेट में आते हैं. ये सब हम फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं. काफी कुछ इनमें बॉन्ड है, कुछ फिर सप्लाई चेन प्रोडक्ट, बाकी जो प्रोडक्ट है वो हाई यील्ड में डेट है, परफॉर्मिंग क्रेडिट है, अलग अलग रिस्क रिटर्न पॉइंट्स के अलग अलग प्रोडक्ट है. तो हमारा प्लेटफॉर्म आपको और आपके क्लाइंट्स को जो ऑफर करता है वो ये है कि आप अगर आएंगे तो लाइक मार्केट में आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, कुछ स्मॉल कैप होगा, कुछ मिड कैप होगा, कुछ ब्लू चिप होगा. सिमिलरली आप क्रेडिट Nikunj ji, can you hear me? Sorry, please you can continue. Perfect. So that is our objective, to deepen debt markets and fixed income. ये हमारी टीम है. आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो अधिकांश रूप से फाइनेंशियल सर्विसेज से हैं. सब लोग के पास 10 से 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. ज़्यादातर लोग बैंक्स में पहले काम किया है, बैंक्स और एनबीएफसी में. सो कोर टीम यही है. जैसा कि मैंने बताया, हम लोग को अब करीब 2.5 साल हो गया है. हम लोग एक तरफ तो मिड मार्केट, लार्ज कॉर्पोरेट से लेके न्यू एज कंपनीज तक उनके साथ काम करते हैं, अलग अलग उनकी क्रेडिट नीड्स को सर्विस करते हैं. हम लोग बेसिकली इन लोगों के साथ बैठ के इनकी नीड समझ के फिर इनको, तो प्राइमरी अंडरराइटिंग हम लोग खुद करते हैं, और उसके बाद जो ये सिलेक्शन होता है, जो ये अंडरराइटिंग होती है, किसी भी कंपनी के साथ हमें करीब 2 महीने काम करना पड़ता है, पूरी क्रेडिट एनालिसिस करनी पड़ती है. उसके बाद ये प्लेटफॉर्म पे आ पाते हैं. तब ये आपको और आपके क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे प्लेटफॉर्म के लिए. हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले हम लोगों ने ये सितंबर 21 में शुरू किया था. आज तक हम लोग करीब 4,500 करोड़ कर चुके हैं. 4,000 भी अब थोड़ा आउटडेटेड हो गया है. हम लोग महीने में करीब 250 से 300 करोड़, और हमारे साथ करीब 2 लाख इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं, और उनमें से करीब 25,000 ने केवाईसी किया होगा, करीब 15,000 ने पार्टिसिपेट किया होगा,
800 से ऊपर पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये नेटवर्क बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगले 5 से 10 साल में डेट मार्केट्स और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा बने, क्योंकि हम लोग को जेन्युइनली ये लगता है कि एक्विटी मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया, बट अब क्रेडिट प्रोडक्ट्स की एक खास आवश्यकता हर एक के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी, इनकम स्ट्रीम के लिए भी, और उनके खुद के कैश फ्लो बैलेंसिंग के लिए भी। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा खतरा ये रहता है कि जिस दिन आपको पैसा चाहिए आपको पता नहीं कितना मिलेगा, और फिक्स्ड इनकम का बिल्कुल उल्टा है, आपको पहले दिन पता है कि किस दिन कितना पैसा आएगा। ये मैंने जैसे बताया कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सब नॉन मार्केट लिंक्ड है, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपकी इनकम और आपका रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स्ड है। आप जो ले रहे हो वो क्रेडिट ले रहे हो, कंपनी से लिया, लेकिन बट मार्केट रिस्क नहीं होता। तो ये एक क्लियर डाइवर्सिफिकेशन होता है लिस्टेड और पब्लिक मार्केट से रिस्क वाली दुनिया में। उसके बाद हमारे पास जैसे मैंने कहा बहुत अलग अलग रिस्क रिटर्न के प्रोडक्ट्स हैं। एक अच्छा प्रोसेस है जिसका अब काफी इतिहास है, 4,500 करोड़ में वो प्रोसेस मैच्योर भी हुआ है। 100 लोगों की टीम है, अधिकांश रूम से हम लोग बैंगलोर में बैठते हैं, और जो भी अपॉर्चुनिटी आप प्लेटफॉर्म पे देखते हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू अप्रूव होने के बाद ही प्लेटफॉर्म पे आती है। ऐसी एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम लोग एक मार्केट प्लेस नहीं है कि कुछ भी अपॉर्चुनिटी आई और उसको डाल दिया और आपके इन्वेस्टर्स तक वो पहुंच गई, ये नहीं होता। तो आप कभी भी कहेंगे, आप फोन उठा के हमसे पूछ सकते हैं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आप प्लेटफॉर्म पे क्यों लेके आए। अल्टीमेट डिसीजन आपका ही है और आपके क्लाइंट्स का ही है कि आप उसको चुने, आप उसको सब्सक्राइब करें या ना करें। हम आपको बस ये बता पाएंगे कि हम ये प्लेटफॉर्म पे क्यों लाए हैं। डिसीजन आपका और आपके क्लाइंट का ही होगा कि आप वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। और उसमें भी हम बहुत वैरायटी देखते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, मुझे डबल ए और ए से नीचे करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपना कैपिटल सेफ रखना है और मैं 9-10% से खुश हूं। और बहुत लोग फिर कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे तो शॉर्ट टर्म में 13-14% का रिटर्न चाहिए, उसके लिए मैं ये ट्रेड रिस्क लेने के लिए ठीक हूं, तो मुझे वो वाला प्रोडक्ट अच्छा लगता है। और कुछ कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे तो 17-18% का चाहिए, जहां पे मैं हाई यील्ड बॉन्ड में करूंगा, जो रियल एस्टेट बॉन्ड है या जो वेंचर डेट बॉन्ड है, मेरे लिए वो ठीक है। तो हर एक कस्टमर की, हर एक पार्टनर की अपना अपनी अपनी जरूरत होती है, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, जिसको हम लोग सर्विस कर सकते हैं। ये पे हमने दर्शाया है कि हमने किन किन बोरोवर के साथ काम किया है। अब हमने करीब 200 बोरोवर्स के ऊपर काम किया है। ये उनका एक बहुत छोटा स्नैपशॉट है। काफी नाम आते जाते भी रहेंगे इसमें, जैसे जैसे कंपनीज अपने क्रेडिट साइकिल से जाएंगी। बट ये हम बेसिकली दर्शा रहे हैं कि अक्रॉस रिस्क रिटर्न हम लोग हमेशा एक बैलेंस बना के चलेंगे, और हर ब्रैकेट में बोरोवर लाने की कोशिश करेंगे, हर बोरोवर हर ब्रैकेट में एक अपॉर्चुनिटी लाने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम एक कस्टमर के लिए और एक पार्टनर के लिए क्या वो प्रोडक्ट बनते हैं वो अब आपके स्क्रीन पे है। पहले कमर्शियल पेपर होते थे, कॉर्पोरेट डेट होता था, इनवॉइस डिस्काउंटिंग है, लीजिंग है, वेंचर डेट है। तो शॉर्ट टर्म में इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है, जो बेसिकली ट्रेड फाइनेंस के रूप में उसको किया जाता है। ने किसी को माल बेचा, लेट्स से एक एक छोटा वेंडर है जिसने जिंदल को माल सप्लाई किया है। अब जिंदल उसको पेमेंट देगा 90 दिन के बाद। उसको अगर पहले दिन पे पेमेंट मिल जाए तो वो और माल बना सकता है और लोगों को सप्लाई कर सकता है, अपना टॉप लाइन ग्रो कर सकता है। इसलिए वो रिसीवेबल फाइनेंसिंग के लिए आता है। हमारे पास भी आ सकता है, बैंक के पास भी जा सकता है, एनबीएफसी के पास भी जा सकता है, सब जगह जाएगा। अलग अलग लोग फिर उसको अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे। आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक कहेंगे कि यार नहीं है तो मैं ये भी नहीं दे रहा, तो हो सकता है वहीं कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाए। या बैंक कहेगा अच्छा भाई, मैं तो इसमें ड्रॉइंग पावर या सिर्फ इसका 50%, तो वहां पे उसका कुछ पैसा फंस जाता है। जबकि कुछ लोग होता है, जैसे आजकल नई एनबीएफसी कर रहे हैं और हम लोग भी करते हैं, कि हम कहते हैं अच्छा जिंदल को आपने इनवॉइस रेज किया है, अगर वो इनवॉइस जेन्युइन है, अगर जिंदल उसको कंफर्म कर रहा है, जिंदल एक एस्क्रो में पेमेंट कर रहा है, तो हम इसको डिस्काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिस्क ट्रेड जेन्युइन है या नहीं उस पर आता है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा और इसमें हमने क्या इनोवेशन किया है। कॉर्पोरेट डेट तो हम लोग हर अच्छी कंपनी, कैरेट लेन हो गया, एंजल वन हो गया, ईडलवाइस हो गया, इन सब से लेके जो नई आजकल की एनबीएफसी है, मनी व्यू है, किश्त है, ये सब रेटेड कॉर्पोरेट्स हैं। इनको काफी पैसा दिया है। अगर आप आज प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको एक मैट्रिक्स फार्मा की डील भी दिखेगी,
जो AA- रेटेड है और 1075 पे 13 महीने का पेपर है। AA- का नॉर्मल प्राइसिंग करीब 8.5-9 रहता है। तो ये 4,000 करोड़ की एक्विजिशन फाइनेंसिंग थी जो कोटक ने की थी, उसको हम प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। सो ऐसी कई यूनिक अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, जिससे जो अदरवाइज क्लाइंट को नहीं मिलेगा। जी निकुंज जी। सर आपको ये डबल ए ट्रिपल ए हम लोगों को तो पता है, थोड़ा एक बार ब्रीफली एक बता दीजिए क्लाइंट्स के लिए कि वो क्या होता है डबल ए ट्रिपल ए माइनस प्लस, मतलब एक मैं बता जनरल देता लैंग्वेज हूँ। में ब्रीफली। इसमें जो सेबी के द्वारा कुछ एजेंसीज को यह हक दिया गया है कि वो कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग करें। उनमें से एक क्रिसिल है, उनमें से एक इकरा है, उनमें से एक केयर है। तो ऐसी करीब 6-7 रेटिंग एजेंसीज हैं। वो रेटिंग एजेंसी हर कंपनी को, जो भी पब्लिक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रेवलेंट होती है, ज्यादा से ज्यादा मशहूर होती है, उनको रेटिंग देते हैं। तो अब जैसे टाटा सन्स है, रिलायंस है, इनको ट्रिपल ए कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रिपल ए होती है कि भाई ये भारत में सबसे सेफ क्रेडिट माना जाता है। और इसका जो मैथमेटिकल रूप है वो ये होता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनका एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालती है कि कितने दशमलव ये डिफॉल्ट करेंगे। उस बेसिस पे ये रेटिंग होती है। तो ट्रिपल ए का टिपिकली आता है कि भाई 0.05% से नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होना चाहिए, तब आप ट्रिपल ए कहलाएंगे। वही स्केल ट्रिपल ए, फिर डबल ए, फिर ए प्लस माइनस वो लोग करते रहते हैं, विच इज आपको AA+ भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है, AA- भी हो सकता है। ये स्केल है। और ये ऐसे कर करके BBB- तक इसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहा जाता है। BBB- के नीचे भी रेटिंग है जो पूरा D तक जाती है, उसको फिर हाई यील्ड कहा जाता है। तो ये मोटा मोटा रेटिंग स्केल है। ये फिर रिस्क रिटर्न जैसे सब साथ में जाता है। तो इसीलिए AAA में सबसे कम यील्ड होती है और ये यील्ड धीमे धीमे बढ़ती जाती है। मोटा मोटा प्राइसिंग में बता देता हूं कि AAA में अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट का GSEC है वो करीब 7.5% पे है 10 ईयर का। तो सिमिलरली AAA करीब 7.75-8 पे है। अगर आप ए पे जाएंगे तो वो 10% पे होगा। अगर आप BBB पे जाएंगे तो वो करीब 13 से 14% पे होगा। तो ये क्रेडिट स्पेक्ट्रम एक बन जाता है, जिसमें फिर बाकी सब क्रेडिट इसी से फिर नापे तोले जाते हैं कि अच्छा भाई, अगर आपने जो भी सिक्योरिटी पैकेज बनाया, जो भी फिक्स्ड इनकम पैकेज बनाया, उसको अगर आप रेट कराते तो कहाँ आता, और कॉन्सिक्वेंटली उसकी फिर प्राइसिंग क्या बैठती। ये स्लाइड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसका स्नैपशॉट ये है कि ये हमारा प्रोसेस है कि हम लोग किसी भी कंपनी को जब लाते हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो शुरुआत से अगर आप देखें भाई, पहले तो किसको पैसे दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैकग्राउंड चेक होता है, प्रमोटर कौन है, उनका इतिहास क्या है, उनके ऊपर कोई केसेस चल रहा है, रेफरेंस एग्जिस्टिंग लेंडर है, बैंक्स और उनके जो रिलेशनशिप है उनसे क्या है। फिर ऑब्वियसली नंबर देखते हैं, बैलेंस शीट, P&L, बाकी उनके सप्लायर कौन है, वेंडर कौन है, उनसे कुछ डिले तो नहीं, रिटर्न्स कहाँ पे है, EPFO टाइम पे फाइल कर रहे हैं या नहीं, वो हो गया। ये सब जब हो जाता है तो पहली बार इन्वेस्टमेंट कमेटी पे जाते हैं और कहते हैं कि भाई अच्छा, हमें मोटा मोटा ठीक लग रहा है, क्या हम इस पे और समय लगाएं। अगर ये हाँ होता है तो फिर ये किया जाता है कि अच्छा भाई, इसका कैश फ्लो कहाँ आ रहा है, अगर इनको डेट देंगे तो वो कैश रीपे कैसे होगा, अगर हम कैश देंगे तो इसके लिए सिक्योरिटी क्या बैठेगी, वर्स्ट केस सिनारियो क्या बनेगा, वर्स्ट केस में पैसे रिकवर कैसे होंगे। ये सब तय करने के बाद फिर आप IC के पास आते हैं, है, ये ट्रांजैक्शन है, ये इसकी क्रेडिट हिस्ट्री है। ये इंडिपेंडेंटली एक क्रेडिट टीम से चेक होता है, वो भी इंटरनल है। बट पहले इन्वेस्टमेंट टीम काम करती है, फिर क्रेडिट टीम काम करती है। वो दोनों अपना व्यू IC को बताते हैं, फिर ये बोरोवर अप्रूव होके तब डील प्लेटफॉर्म पे जाती है। मैं इसमें ये भी अभी मैं आता हूं। ये फिर हमने दर्शाया कि क्या क्या देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा, क्रेडिबिलिटी, गवर्नेंस, मार्केट फीडबैक। राइट साइड ऑफ द स्लाइड में आप देखेंगे कि भाई पैसे किस तरीके से वापस आ सकते हैं। या तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो, या उसके पास पहले से बहुत कैश हो, या जैसे रिलायंस कई बार करता है कि भाई वो डेट लेता है और डेट को रिप्लेस करता रहता है। तो वो क्षमता होनी चाहिए कि अगर आज आपने 100 करोड़ का डेट लिया, कल को आपको कोई और बैंक 100 करोड़ देने के लिए तैयार होना चाहिए, या अल्टीमेटली उनके प्रमोटर या कहीं से रेस करना है। तो इन सब फैक्टर्स का असेसमेंट करके तब हम लोग तय कर पाते हैं कि अच्छा भाई, ये प्लेटफॉर्म पे आ पाएगी या नहीं। इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसेस फूल प्रूफ होता है।
और कोई भी आप वेल रन इंस्टीट्यूशन देखेंगे जो लेंडिंग की दुनिया में है, चाहे वो कोटक हो, चाहे कोई और एनबीएफसी हो, चाहे जितने भी दुनिया में अच्छे इंस्टीट्यूशन है, टिपिकली एक डिफॉल्ट रेशो करीब 2% से 2.5% का रहता है। जो अगर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, कस्टमर्स अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उससे बेहतर करना होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि ये 1% के नीचे रहे। तो अगर हम हमारी कोशिश ये कि अगले 10 साल में, अभी तक तो हमारा 0.3% पे है, बट अगले 10 साल में ये नंबर 1% के नीचे ही रहना चाहिए। बट हम कुछ भी प्रोसेस कर ले, हमेशा ये कभी ना कभी होता ही है कि कुछ अनफोर्सीन इवेंट आएगा जिसमें ये कुछ ना कुछ रिस्क प्ले आउट होगा। जैसे कि मार्केट्स में ब्लैक स्वान इवेंट आता है, क्रेडिट में भी हुआ। ये फिर से हमने दर्शाया कि हमने कौन कौन से बोरोअर्स के साथ काम किया है, आइडिया देने के लिए कि ये सब कौन से ब्रैकेट में आते हैं, कौन से रिस्क रिटर्न पॉइंट पे आते हैं। मैंने जैसा कहा था, हम लोग के साथ अब 2.25 लाख लोग जुड़ चुके हैं। 4,500 करोड़ हमने वॉल्यूम किया है। पार्टनर्स हमारे काफ़ी सहयोग करते हैं, हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, जिनके साथ हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो उनसे भी हमारा नेटवर्क आगे बढ़ता है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग पे मैं थोड़ा जोर इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि कई बार नए कस्टमर को शुरुआत करने के लिए ये अच्छा लगता है कि भाई मैं शॉर्ट टेनर में कहाँ पैसे लगा सकता हूँ, ताकि मैं ऐसा नहीं कि पैसे देके बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ कि हाँ यार 1 साल बाद पैसा आएगा। तो इसलिए इनवॉइस डिस्काउंटिंग लोगों को पसंद आता है कि 60 दिन या 90 दिन के बाद एक बार जब पैसा वापस आ जाता है तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस और मिलता है कि हाँ, ये लोग जो कर रहे हैं, जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो हमें बता रहे थे, वो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसा कहा था। तो इसमें हमने कुछ प्रोडक्ट निकाले हैं। मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि इसमें जो सबसे सेफ प्रोडक्ट है वो है ऑल्ट स्मार्ट। ऑल्ट स्मार्ट में क्या है कि जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था, किसी ने माल सप्लाई किया लेट्स से जिंदल को, ये एक छोटा वेंडर है, जब मैं छोटा कह रहा हूं कर रहा है, उसके बाद उसको पैसे डे 1 पे चाहिए, तो 100 की जगह में भी 90 में मिल जाएगा, तो वो खुश है कि अगला कर सकता है। अब जो रिस्क है वो एक तो जिंदल पे बैठा है। जिंदल लेकिन हो सकता है कहे कि भाई मैं कंफर्म नहीं करूंगा, मुझसे आप कुछ मत मांगो, मैं एस्क्रो में भी पैसे नहीं डालूंगा, ऐसा हो सकता है। तो हम वेंडर से कहते हैं कि भाई आप बैंक गारंटी हमें दो कि अगर ये पैसा जिंदल से नहीं आया तो हम बैंक से ये पैसा ले सकते हैं। वो बैंक गारंटी क्यों देगा? क्योंकि बैंक गारंटी उसको, जो बैंक पैसा दे रहा है उससे सस्ते में मिल जाती है। बैंक वरना उससे कहेगा भाई आप ये कोलैटरल रखिए। बहुत सारे लोगों के पास बैंक भी फंडेड और नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स भी देता है, तो फंडेड लिमिट्स कई बार खत्म हो जाती है बट नॉन फंड लिमिट्स रहती है। तो इसमें फिर क्या होगा इस ऑल्ट स्मार्ट प्रोडक्ट में कि बहुत लेवल ऑफ सिक्योरिटी आ गई। एक तो आपके पास ट्रेड बोनाफाइड है, उसके बाद अगर मान लीजिए जो आपका एंकर है उसने पैसे नहीं देने तो एक क्रेडिट रिस्क का वहां पे आ गया। तीसरा फिर ये हो गया कि आपके पास बैंक गारंटी है कि आप जाके बैंक से कहोगे भाई पैसा नहीं है मुझे पैसे दे दो, जो एक पुख्ता डॉक्यूमेंट होता है। और बैंक अगर गारंटी ठीक है, असली है, जो ऑब्वियसली चेक होती है, बैंक को 2 से 3 दिन में ये पैसा रिलीज करना ही पड़ता है। फिर ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बायर से रिकवर करे या उसको एनसीएलटी में ले जाए, ये उनका हेडेक हो जाता है। जो कस्टमर्स है उनको पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए ये प्रोडक्ट कई बार स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप बैंक में अगर एफडी में पैसा लगाओगे तो आपको मे बी 7-8% मिलेगा, आप इसमें लगाओगे तो आपको 10.5 मिलता है। तो उस हिसाब से भी आपका रिस्क एक्चुअली सेम है, इवेंचुअली बैंक पे बैठा हुआ है, बट आपका यील्ड बेटर हो जाता है। फिर दूसरा इसका है जो हम ऑल्ट आर्मर कहते हैं। ऑल्ट आर्मर में हमने जो, अब जैसे जिंदल को पैसा गया, अगेन यूजिंग इट एज एन एग्जांपल, मान लीजिए उसने पैसा नहीं दिया, उसका हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है। तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हो और इंश्योरेंस कंपनी को फिर वो पैसा देना पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये सब इतिहास देख के उस सेलर को, उस एमएसएमई को जिसने उसको जिंदल को माल बेचा, उसको वो इंश्योरेंस देती है। वही इंश्योरेंस लेता है, तो वो पूरा हिस्ट्री चेक करते हैं, वो जिंदल काउंटर पार्टी को चेक करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि भाई ये ट्रेड जेन्युइन था या नहीं था आता, उस पर एक प्रीमियम चार्ज करेंगे। बट अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ तो फिर इंश्योरेंस कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये पैसा दे। ये इसमें यील्ड इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने में करीब 4 से 5 महीने लगाती है जब से डिफॉल्ट हुआ। वो इसलिए लगाती है क्योंकि वो क्लेम पहले चेक करेगी,
फिर उसके बाद वो वेट करेगी, फिर क्लेम प्रोसेस करेगी, इसलिए इसमें यील्ड थोड़ा बेटर मिलता है। फिर इसका तीसरा वर्जन है ब्लू चिप, और उसमें पार्शियल इंश्योरेंस कवरेज। ब्लू चिप में यह है कि जो कंपनियां, जो एंकर है, उनको हमने कैटेगराइज किया है कि जो बड़े एंकर हैं, जिंदल टाइप हैं, उनको हम ब्लू चिप कहते हैं। ब्लू चिप की एक डेफिनेशन है कि भाई 1000 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होना चाहिए, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग इतनी होनी चाहिए, उसमें सब जा सकते हैं। तो इसलिए उसका पार्शियली इंश्योर्ड है, इसलिए उसका रेटिंग और उसके इसलिए उसका थोड़ा यील्ड बेटर हो जाता है। अब आप विदाउट इंश्योरेंस में चले जाएंगे तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिटर्न भी ऊपर जाते जाएंगे। जो नॉर्मल इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है उसको ऑल्ट विंग्स कहते हैं, जहां पे आप इफेक्टिवली कह रहे हैं कि भाई मेरा जो रिस्क है वो या तो बायर पे बैठा हुआ है या सेलर पे बैठा हुआ है और कोई सेफगार्ड नहीं है, तो उसमें यील्ड ज्यादा मिलती है। बट उसमें भी अब हमारे जो जैसे जो बोरोअर हैं जो 2 साल से जुड़े हुए हैं, उनका इतिहास होगा कि हाँ भाई 2 साल में ये ट्रेड ठीक से कर रहे हैं या नहीं, उनके पास टाइम पे पैसा आ रहा है या नहीं। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो अब उसमें दिख जाता है कि भाई पिछली बार जितनी ट्रेड की है उन्होंने टाइम पे पैसा दिया या नहीं दिया, तो वो एक इतिहास अपने आप बनता चला जाता है। लास्ट का प्रोडक्ट है ऑल्ट पैक। ऑल्ट पैक में हमने क्या किया, कई बार हमारे पास लोग आते कहते हैं भाई मुझे 10 डील में पैसा नहीं लगाना, मुझे एक में लगाना है। तो आप एक बास्केट बनाओ जिसमें मुझे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिल जाए और मैं एक बार में लगा के शांत हो जाऊं। उसके लिए ऑल्ट पैक है, जहां पे हमने क्या किया है कि भाई 4-5 बोरोअर एक साथ, वहां पे अलग अलग सेलर और अलग अलग बोरोअर के कॉम्बिनेशन एक ट्रस्ट में बना के उसको सिक्योरिटाइज करके उस पे एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, उसको ऑल्ट पैक कहते हैं। तो इसमें बहुत तरीके के सेफगार्ड है। एक तो यही है कि भाई अगर 5 सेलर और 5 बायर हैं, अगर उनमें से एक डूब भी गया तब भी पैसे को कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके पास वो कवरेज है वहां पे। दूसरा इसमें यह होता है कि यहाँ पे एक ट्रस्टी बैठा हुआ है जिसका काम है ये देखना कि हाँ भाई पैसा टाइम पे आ रहा है या नहीं, और नहीं तो वो फिर उनपे एनसीएलटी ले जा सकता है, उनपे सेबी के थ्रू एक्शन ले सकता है, तो उसके पास काफी पावर रहती है। तीसरा ये सब जो इनवॉइस हैं ये सेरसाई में रजिस्टर होते हैं। तो सेरसाई कैसा है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं आपको हाइपोथिकेशन डीड रजिस्टर करवानी पड़ती है। ऐसे ही अगर आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग पे कोई लीन मार्क कर रहे हैं, उनको गिरवी रख रहे हैं, तो ये सेरसाई में रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसमें जो सब पैसा है वो सीधा बायर से ट्रस्टी के एस्क्रो में आता है। तो ये नहीं हो सकता कि भाई बीच में सेलर पैसा लेके भाग गया, बायर से सीधा पैसा ट्रस्टी के पास आता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके के सेफगार्ड है, इसको हम ऑल्ट पैक बोलते हैं। ये आई थिंक फिर मैंने समझा ही दिया। अगर किसी को और इसमें डिटेल में जाना है तो ये डायग्राम उसको थोड़ा दर्शाता है कि अच्छा भाई पैसे का मूवमेंट कैसा रहेगा। मैं मे बी इस डायग्राम पे इतना समय नहीं लगाऊंगा, क्वेश्चंस के लिए समय रख लूंगा, बट अगर कोई जानना चाहेगा तो मैं जरूर इसको समझा दूंगा। आई थिंक इस डायग्राम को जरूर मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये ऑल्ट विंग्स जो नॉर्मल इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है बिना किसी सेफगार्ड के, वो ऑल्ट ग्राफ कैसे करता है। तो जो सेलर है जिसने गुड्स या सर्विस बेचे, वो हमारे पास आता है और हमें कहता है कि भाई ये मैंने इनवॉइसेस रेज किए हैं बायर पे, इनको आप डिस्काउंट कर दीजिए। तो हमारी टीम इन पे चेक करती है, क्रेडिट एनालिसिस करती है। अगर क्रेडिट एनालिसिस के बाद ये पार होते हैं, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म पे जाती है, जब आपके कस्टमर और आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो पैसा एक एस्क्रो से सेलर के पास सीधा जाता है, ऑल्ट ग्राफ के अकाउंट में नहीं आएगा, वो सीधा सेलर के पास जाएगा एस्क्रो के थ्रू। और जिस दिन बायर रीपे करेगा वो पैसा पहले सेलर के पास आएगा, फिर एक एस्क्रो में आएगा जहां से कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेलर के पास क्यों आता है उस दिन, क्योंकि कई बार जब बायर बड़े होते हैं वो कहते हैं मैं अपने ईआरपी सिस्टम में अकाउंट नंबर चेंज नहीं करूंगा। तो जैसे जैसे उनका धंधा बढ़ता जाता है तब आप ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई मुझे एस्क्रो कंट्रोल दे दो या मुझे अलग अलग टाइप के सेफगार्ड दे दो। बट अगर कोई स्मॉल वेंडर है, अगर कोई स्टार्टअप है और वो मान लीजिए एक स्टार्टअप किसी एचयूएल को कुछ सप्लाई कर रहा है, एचयूएल कहेगा जो अकाउंट नंबर मेरे सिस्टम में लोड हो गया वही रहेगा, मैं नहीं चेंज कर रहा। और एक छोटे से लेंडर के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वो खींचातानी रहती है। जहां हो पाता है हम लोग इसमें एस्क्रो कंट्रोल लाते हैं, बट अदरवाइज जो रिस्क बैठा है वो ये बैठा है कि भाई बायर सेलर को पैसे देगा, सेलर फिर एक कलेक्शन एस्क्रो में डालेगा जहां से सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तो दोनों लेग में ऑल्ट ग्राफ के पास पैसे नहीं आते, वो लेग पूरा सिक्योर है। बट हाँ, इसमें जो रिस्क है वो सेलर पे बैठा रहता है। आई थिंक ये एक अच्छा समय होगा, मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी कवर कर दूं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा समय क्वेश्चन आंसर के लिए मिले। मे बी ये अच्छा समय है कि हम कुछ क्वेश्चन ले लें, फिर और डीप में जा सकते हैं। निकुंज जी, जैसा आप कहें, अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ और डिटेल में भी जा सकता हूँ। प्रतीक जी, लेट अस फिनिश द सेशन फर्स्ट। हम फिनिश कर ले अच्छा, पहले first। आई थिंक मोटा मोटा कवर हो ही गया है। लास्ट में ये है कि भाई ये रिस्क है, जिसपे स्लाइड पे छोड़ देना हमेशा अच्छा रहता है, कि हर व्यक्ति को पता रहना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली क्या रिस्क ले रहे हैं। बट मैंने कवर किया हुआ है। मेन इसमें क्रेडिट रिस्क है। सेकंड ये होता है कि हाँ, अगर आपने इन्वेस्ट किया है और आप अगले दिन उसको बेचना चाहेंगे तो वो लिक्विडिटी शायद ना हो। तो जब भी आप इन सब प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बार देख के करें कि भाई उनका रीपेमेंट शेड्यूल क्या है। हमारे पास हर टाइप के प्रोडक्ट है, कुछ का मंथली शेड्यूल है, कुछ का क्वार्टरली शेड्यूल है, कुछ का बुलेट रीपेमेंट है। तो जहां आपको सुविधा हो कैश प्लानिंग के लिए, उस तरीके के प्रोडक्ट में करें। लिक्विडिटी उसमें कई बार मिलेगी, कई बार नहीं मिलेगी, बट इसीलिए हम उसको रिस्क कहते हैं। फ्रॉड रिस्क तो दुनिया में किसी भी चीज में हो सकता है भाई। कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो रहे हैं अगर वही गलत है तो उसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उसके बारे में तो क्या ही बात करें। राइट। प्रतीक जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर जी जी, पॉसिबल हो तो कैन यू गो वॉक थ्रू कर सकते हैं हम आपका जो प्लेटफॉर्म है, तो क्लाइंट लॉगिन करता है तो उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। कैसे डील दिखती है, उसमें क्या होता है, क्या ध्यान रख, क्या देखना है उसमें, इफ वी कैन बिल्कुल शेयर कर दैट। सकते हैं। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है जिसपे हम ऑल्ट ग्राफ की वेबसाइट पे। नॉट येट। आप हाँ, अभी अभी आप वापिस करिए तो शायद दिख जाएगा। परफेक्ट, यहाँ अभी दिख रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारी ऑल्ट ग्राफ की वेबसाइट है, मैं लॉग इन करता हूँ। मेरा केवाईसी हो चुका है तो मैं केवाईसी वाला प्रोसेस नहीं दोहरा पाऊंगा। या बट दैट्स मैं फाइन। अपॉर्चुनिटी दिखा देता हूँ। और एक ऑल्ट विंग्स की अपॉर्चुनिटी है, फार्मार्ट की, जिसमें फार्मार्ट सेलर है। और लेट मी यहीं से शुरू करते हैं। अब जैसे कोई भी काउंटर पार्टी है, उस काउंटर पार्टी के हम क्या डिटेल देते हैं। हमने पहले कहा कि भाई इसके कंपनी ये क्या चल रही है, कैसा चल रहा है, तो FY 24 तक का परफॉर्मेंस है। थोड़ा उसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं। फिर वो कौन है वेंडर, उनके फाउंडर कौन है, उन्होंने अगर पैसे उठाए हैं तो उनके शेयर होल्डर कौन है, इसके बारे में जानकारी रहती है। फिर ये डायग्राम रहता है, ये फार्मार्ट करता क्या है, बायर कौन है, सेलर कौन है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो इसमें जैसे फार्मार्ट के केस में, वो बेसिकली एग्री रिटेलर से सामान खरीद के अदानी और बाकी जो बड़े बड़े फूड प्रोसेसर हैं, जो बेसिकली राइस एंड वीट इनको प्रोसेस करके मार्केट में बेचते हैं, उन तक पहुंचाने का काम करता है। तो आप जो इनवॉइस डिस्काउंट कर रहे हैं, वो हो सकता है अदानी या किसी और फूड प्रोसेसर के इनवॉइस पे डिस्काउंट कर रहे हो। जो ये प्रोक्योरमेंट का लेग है वो हम नहीं करते, क्योंकि वो क्रेडिट जो हो सकता है वो कमजोर हो, इसलिए हम रिसीवेबल डिस्काउंटिंग करते हैं। अब ये इसका इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ITC है, कारगिल है, ब्रिटानिया है, ओलाम है, ये इनके क्लाइंट्स हैं। ये हमने बताया हुआ है कि भाई फार्मार्ट से किसको क्या बेनिफिट होता है, फार्मर को क्या बेनिफिट होता है, रिटेलर को क्या होता है, बायर को क्या होता है। अगर आप जाएंगे तो इसमें फिर प्रोडक्ट नोट में और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको। मैं ये भी दिखा देता हूँ।
और डिटेल यहाँ पे उपलब्ध रहती है, इन्वेस्टमेंट क्यों करें, फाउंडर्स के बारे में और डिटेल रहती है, फंड फ्लो कैसे होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, फिर ये होती है 40-60। Pratik, I think your voice is cracking. You can close your video, I guess. अब बेटर है। Yeah, it's अब better. बराबर है Pratik. परफेक्ट। अगर बीच में कुछ होगा तो आप मुझे बताइएगा। ये कंपनी के बारे में भी और डेक है कि फार्मार्ट क्या करता है, तो हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी कस्टमर्स तक पहुंचे। और एक बार प्रतीक जी वो दिखा दीजिए कि पैसा कहाँ पे दिखता है, कि कितना मिलेगा, वो कहाँ पे दिखता है क्लाइंट को, वो कितना जहां इन्वेस्ट आप करना है और इन्वेस्ट कहाँ। जी, जहां आप इन्वेस्ट करने जाएंगे, अगर आप यहां देखेंगे, अगर आप 95,000 आ रहे हैं तो इधर दिखता है कि 97,000 2 अक्टूबर को आपके बैंक में आएगा। अगर मैं ये नंबर चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने कहा मैं 10 लाख डालूंगा, तो 10,21,000 2 अक्टूबर को मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। राइट, परफेक्ट। इसको यहाँ पे किया, लार्ज इन्वेस्टमेंट वो सब, सोर्स ऑफ फंड डिक्लेरेशन आएगा। ये डिक्लेरेशन को ओके करके आगे बढ़ते हैं, डिस्क्लेमर आएगा, इसको आगे बढ़ते हैं। जो आपका अग्रीमेंट है वो डिजिटली साइन होगा। उसके बाद आप अगर चाहें तो आप, जैसे मैं नेट बैंकिंग से पे करने के लिए जा रहा हूं, तो ये आपको बैंक के ऑप्शन तक ले जाएगा। वहां से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परफेक्ट। उसके बाद अगर आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको आप इस डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि आपकी ये सब कौन सी अपॉर्चुनिटी चल रही है, कौन सी अपॉर्चुनिटी फुल्ली रीपे हो गई है। राइट। एक बार मैं ऑल्ट पैक में भी दिखा देता हूं, क्योंकि ये और डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी रहती है। तो अब जैसा मैं कह रहा था, ये काफी इनके जो सेलर्स हैं और ये बायर हैं, ये इस तरीके से पूल बनता है। हम्म। और उसमें ये सारी सिक्योरिटी भी रहती है, पर्सनल गारंटी भी रहेगी, चेक भी रहेगा, एस्क्रो करेक्शन भी रहेगा, इंश्योरेंस भी रहेगा। तो अलग अलग पूल के फिर अलग अलग सिक्योरिटी पैकेज बनते हैं, और फिर इसमें ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन अल्टपेक जो है उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा रहेगी। ऑल्ट पैक की ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसका भी मुख्य कारण ये है कि जब आप ऐसा पूल बनाते हैं, इसमें काफी खर्चा भी आता है। आप ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे, आप लीगल काउंसिल अपॉइंट करेंगे, आप उसमें जब फिक्स्ड कॉस्ट इतना इनकर करते हैं और 60 दिन में फिर आपका मार्जिन नहीं बनेगा, तो आप चाहेंगे कि अगर आपने इतना स्ट्रक्चर बनाया है, आप उसको थोड़ा लंबा टाइम के लिए बनाएं, उससे सबको फिर फायदा होता है। अगर राइट। आप एक डाइवर्सिफाइड बास्केट बना रहे हो और 60 दिन में खत्म हो गई, तो उससे लोगों का भी इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि अधिकांश लोग ये कहेंगे कि भाई मैं पैसे दे रहा हूं, एक डाइवर्सिफाइड पूल में डाल दिए, अब आप मुझे 12 महीने तक परेशान ना करें। राइट। राइट। वेरी गुड, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन प्रतीक जी, थैंक यू वेरी मच। एंड फ्रेंड्स, आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। और प्रतीक जी, मैं जब भी ये क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करता हूँ तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसका मैंने एक लिस्ट बनाया है।
सो आई वांट टू डिस्कस इट विथ यू, बराबर। कि एक मुझे पूछना है कि आपका ये क्या रहेगा, टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स कैसे हम इसको करेंगे? देखिए, टैक्स ट्रीटमेंट, ये सब जो इनकम आती है ये अदर इनकम में जाएगी, और अदर इनकम का ट्रीटमेंट मार्जिनल टैक्स रेट पे है। तो जो भी इन्वेस्टर का मार्जिनल टैक्स रेट है वो इस पे एप्लीकेबल होगा। होपफुली सरकार इनको एसेट क्लासेस में फिर अल्टीमेटली और टैक्स रेट कम करने की बात करेगी। मुझे जो लगता है वो ये है कि जैसे जैसे सरकार कह रही है कि भाई जो पैसा मार्केट में है उससे देश की प्रगति नहीं हो रही, क्योंकि वो कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं जा रहा, तो उस रूप से ये लोग डेट मार्केट को प्रमोट करेंगे। क्योंकि अगर हाउस होल्ड सेविंग का पैसा डेट में जाएगा उससे कंपनियों का भला होगा, उससे फिर अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आगे आने वाले सालों में इसमें टैक्स रेट पे जरूर वो कम करने की तरफ जाएंगे। बट आज की तारीख में इस पे मार्जिनल टैक्स रेट एप्लीकेबल है। मतलब आपका जो स्लैब है इनकम टैक्स का, उस हिसाब से आपका टैक्स जी ट्रीटमेंट होगा, जी। राइट। और जो हमने प्रोडक्ट वाइज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि दैट जो आपने समझा दिया है। देन आपके जो वेबसाइट है वहां पे एक रिस्कोमीटर रहता है, राइट? रिस्क जी प्रोफाइल आप दिखाते हो कि ये उसका क्या ऑथेंटिसिटी है, उसको आप कैसे वो मैनेज करते हैं, मतलब हम एट आल्ट ग्राफ। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करने की बजाय, जैसे रेटिंग एजेंसी होती है, आप एक रेटिंग सिस्टम उनकी तरह भी बना सकते हैं। भाई ट्रिपल ए है, डबल ए है, ऐसे हम कह सकते हैं जिराफ 1, जिराफ 2, जिराफ 3। हमने वो छोड़ के थोड़ा सिंपल रखा है, जिसे हम कहते हैं हाई, वेरी हाई, मीडियम, लो, वेरी लो। तो राइट, अब टिपिकली जो बैंक गारंटीड प्रोडक्ट्स हैं या जो बहुत ट्रिपल ए रेटेड प्रोडक्ट हैं उनको हम वेरी लो की कैटेगरी में डालते हैं। बराबर। उसके अलावा जो इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट हैं जिसमें कम से कम 2 लेयर की सिक्योरिटी है उसको हम लो कैटेगरी में डालते हैं। फिर जो मीडियम वाले हैं, ये अच्छे रेटेड क्लाइंट, मे बी ए रेटेड क्लाइंट रहे जिनके पास कुछ और सिक्योरिटी हो अंडरलाइन, उनको मीडियम में डालेंगे। टिपिकली जो रिसीवेबल फाइनेंसिंग है वो हाई में रहेगी, और वेरी हाई में अगर आप स्टार्टअप पे रिसीवेबल फाइनेंसिंग कर रहे हैं या हाई यील्ड बॉन्ड किसी रियल एस्टेट बॉन्ड में लगा रहे हैं, उनको बाय डिफॉल्ट हम लोग वेरी हाई में रखते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में अधिकांश ज्यादातर हमारे पास कम से कम दुगना लैंड का कवर रहता है। तो बट उसमें रिस्क क्या है? उसमें रिस्क ये है कि वो लैंड आपको बेचना पड़ेगा पैसे रियलाइज करने के लिए। वो बेचने में हो सकता है 4 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए। हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हमेशा ये करते हैं कि हाँ भाई, अगर बुरे वक्त में ये लैंड बेचना पड़ा तो कितनी जल्दी बेच पाएंगे। कवर तो रहता ही है कि आराम से पैसा निकल जाएगा, बट कितनी जल्दी बेच पाएंगे वो क्वेश्चन रहता है। बट उसको फिर भी हम लोग वेरी हाई में डालते हैं। ओके, राइट, थैंक यू। और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा आता है सर कि ये हम जो बात कर रहे थे दैट इज इनवर्स डिस्काउंटिंग एज ए प्रोडक्ट बास्केट, अगर हम जी देखें तो दीज आर इनवर्स डिस्काउंटिंग। तो जैसे P2P लैंडिंग जो होती है, पीयर टू पीयर लैंडिंग्स कंपनी भी बहुत सारी है, जैसे लेन देन है या सब है। तो इस वो और इसमें क्या फर्क है? क्लाइंट कैसे चूज करे कि किस में जाना है? इसमें दो बहुत मोटे रूप से फर्क है, फिर और नुआंस में जा सकते हैं। P2P लेंडिंग में आप अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स या लोगों को पैसा दे रहे हैं। वो लोगों का आमदनी कहाँ है और कहाँ से पैसा वापस आएगा इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। अगर आप 50,000 फॉर एग्जाम्पल P2P लेंडिंग में लगा रहे हैं, वो हो सकता है 10-10 हजार 5 लोगों को गया, तो आपका जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ इससे आ रहा है कि हाँ भाई, हो सकता है पांचों डिफॉल्ट नहीं करेंगे, बट वो 5 क्या कर रहे हैं? वो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, डेली वर्कर हैं, हमें नहीं पता होता। हम राइट, लोग वो नहीं करते, हम इंडिविजुअल्स को पैसा नहीं देते। हम पैसा दे रहे हैं बिजनेसेस को, जिनका एक बैलेंस शीट होगा, जिनका एक पीएनएल होगा। वो अच्छा या बुरा हो सकता है, उसके हिसाब से रिस्क हो सकता है, बट ये पैसा कंपनीज को जाता है, ये उनके बिजनेस के लिए जाता है, और इसकी फिर एक डिफाइंड और डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल होती है। ओके।